स्वागत है मेरे चैनल ऑप्टिकल लाइन पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। ये पार्ट 2 अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और इस वीडियो को, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 1774 की, जब लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी का किंग बन गया था, यानी कि थ्रोन उसको थ्रोन ऑफ फ्रांस मिल गया था। उस टाइम वो 20 साल का था और उसकी शादी हो गई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, यानी कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोने से। अब इसको जो एंटोने वाले एरिया को जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बस उसकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो जब वो किंग बना उसे मिली एम्प्टी ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या होती है, मतलब जहाँ पे पूरे किंगडम का टैक्स वैक्स सब कलेक्ट होकर एक तरह का खजाना, ठीक है, जैसे छोटा भीम आता है ना, खजाना चोरी हो गया, समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसा आता है, ठीक है। तो ये बस एग्जांपल था, एंड फॉर सम टाइम ऑफ जॉक, तो इसे आप कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि काफ़ी सालों से वॉर था और उससे कई सालों की वॉर चल रही थी पूरी दुनिया में, जो फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे लड़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फ्रांस की जो रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे थे, क्योंकि वॉर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट हो रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और ऊपर से जो पैलेस ऑफ वर्सलाइज है ना, वर्सलीस का जो पैलेस है वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके एक्सपेंसेस जो है ना, अपने आप का खर्चा बहुत ज़्यादा था। लुइस 16 जो वहाँ के किंग थे, उन्होंने और क्या क्या किया था, ये किया था कि फ्रांस हेल्प किया था 13 अमेरिकन रेवोल्यूशन में। उसमें सबसे पहले 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने लड़ाई करी थी। उन अमेरिकन कॉलोनीज ने किस में हेल्प करी थी? फ्रांस ने। क्यों करी थी? क्योंकि अमेरिका किसके खिलाफ? ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन भी था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी। मगर इसकी वजह से फ्रांस की जो खुद की इकोनॉमी है वो खल्लास हो गई थी, एकदम ख़त्म हो गई थी, कुछ बचा नहीं था उनके पास बहुत सारा लोन उधार वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया था। और जो लिवर, यानी कि हमारी करेंसी होती है ना, रुपीज़, लिवर, उस टाइम लिवर चलती थी फ्रांस पे, जो बिलियंस ऑफ लिवर्स का उन पर उधार हो गया था और काफ़ी बुरी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी। और हर साल 10% तो उनका लोन का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता था। तो गवर्नमेंट जो थी वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। क्या हो रहा था, बहुत सारी लड़ाइयाँ करी थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो चुस के पूरे ख़त्म हो चुके थे। पैलेस ऑफ वर्सलाइज है, उसका जो एक्सपेंस वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, क्योंकि उसमें किंग भी रहते थे, क्वीन भी रहते थे, उनके ऑफिशियल्स भी वहीं पर रहते थे और बहुत ज़्यादा भयंकर वाला खर्चा होता था उनका। और अलग अलग जगह लड़ाइयाँ करते थे। अमेरिकन वॉल ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें घुस गए थे, इंडिया में घुस गए थे लड़ने, हर जगह जहाँ वाइट चलिए भाग गए, ठीक है। तो बैटल ऑफ बॉन्डिवा जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रहा था वो अलग चल रहा, अलग अलग कोने में अलग अलग जंगें चल रही थी एक ही टाइम पे। इसकी वजह से इनकी रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा गंदे तरीके से खर्च हो रही थी। तो अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए डेली के डेली ऑफिस है और यूनिवर्सिटी, इनको चलाने के लिए इनको एक ही रास्ता था, टैक्सेस इंक्रीज़ करते। बट टैक्स इंक्रीज़ करने को भी काफ़ी नहीं हो पा रहा था। जो सोसाइटी थी ना उस टाइम पर, वो टैक्स कैसे लिया जाता था। तो बगल में डायग्राम दिया, पहले इसको देखते हैं, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम इस डायग्राम में? 3 एस्टेट है उस समय की, 1774, मतलब 70s की टाइम पे 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। एक तो फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी, थर्ड आम लोग। लेकिन उसमें भी फिर वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। थोड़े सबसे नीचे स्मॉल पीजेंट, थोड़े गरीब, उसके बाद पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, तो मिडिल क्लास, और उसके बाद बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स वगैरह, थोड़े अमीर आदमी। यानी कि थर्ड एस्टेट में भी वैसे इनका 3 पार्ट्स है, लेकिन थर्ड एस्टेट में भी 3 डिवीजन है, ठीक है। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास, है ना। नोबिलिटी और क्लर्जी कोई काम नहीं करते थे, इनको टैक्स वैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा टैक्स थर्ड एस्टेट पे करती थी और कुछ पे नहीं करते थे। ये थर्ड एस्टेट सिर्फ पे करती थी टैक्स, और नोबिलिटी और क्लर्जी को इनके टैक्स थर्ड एस्टेट से हिस्सा मिलता था। तो थर्ड एस्टेट जो सिर्फ टैक्स पे करती थी, अब जो सोसाइटी है वो एस्टेट में बढ़ी हुई थी और फीडल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चलता था। क्योंकि फीडल सिस्टम क्या होता है? ज़मींदारी सिस्टम हमारे देश का, एक तरह से जैसे एक पर्सन उसकी बहुत सारी ज़मीन है और बाकी लोग उसकी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक डैट।
ऐसे करके, है ना। तो उसके बाद है, इसे कहते हैं ओल्ड रिजाइम, है ना। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, 90 पीस है। हाँ, एक चीज़ है कि 90% पीजेंट थे फ्रांस के फ्रीजन से, और उसमें से भी बहुत कम परसेंट पीजेंट थे जिनकी खुद की ज़मीन थी और जिन पर वो काम करते थे। खुद की ज़मीन वाले बहुत कम 2-4% कैसे कर सकते हैं हम। क्लर्जी नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट के जो रिचर पर्सन है ना, उनके थर्ड एस्टेट का उनके लैंड पर ये लोग जाते हमेशा ही काम करते हैं। क्लर्जी नोबिलिटी बहुत ज़्यादा जी रहे थे, बस खाओ पियो मजे मारो, और ये टैक्स भी कोई पे नहीं करते था रसम। इनका काम थर्ड एस्टेट के लोग किया कि सब खाओ पियो से मजे मारो, यही काम बचा था इनका। और लेकिन जो थर्ड एस्टेट काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, काम करना पड़ता, सारी की सारी टैक्सेस यही पे किया करते थे। चर्च के कोई तरीके का टैक्स पे करते थे। टिच हो गया टैक्स गिवन टू द चर्च, ठीक है। चर्च को पे किए जाने वाले टैक्स, चर्च को टैक्स पे टू चर्च, है ना। तो जो टिच पे क्या करते थे पीजेंट्स को, और थर्ड एस्टेट को थर्ड डायरेक्ट होता था, इनडायरेक्ट टेले ये गवर्नमेंट को दिया जाता था। और इससे बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए जाते थे। सॉल्ट, टबैको, एवरीथिंग जो भी ये यूज़ करते थे, सांस के लिए टैक्स, वॉशरूम कैसे करे टैक्स, ऐसे करके समथिंग लाइक दैट। अभी आप ये वाला डायग्राम देखो, ये जो पर्सन बैठे ना अमीर वाला, ये नोबल सा लग रहा है ये आदमी। सॉरी वेयर वाज दैट। ये पर्सन है, ये नोबल लग रहा है, और ये पर्सन है पुअर है। इसके पास सब कुछ है पर ये और चाहता है, और इसके पास कुछ भी नहीं है पर ये फिर भी दे रहा है ना। उसके बाद 1715 अब ये स्ट्रगल टू सर्वाइव कैसे हुआ। 1715 में 23 मिलियन थी, और 1789 में 28 मिलियन हो गई थी। और जो पॉपुलेशन तो बढ़ गई थी, पर जो फूड ग्रेन थे वो उतने रैपिड डिक्रीज उनमें हुआ नहीं था। और ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो स्टेपल डाइट थी मेजोरिटी की स्टेपल डाइट क्या थी, ब्रेड थी। ये याद रखना आपको। उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था लोगों को, और उनका कोई अपना ज़रिया नहीं था। लेकिन वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, सैलरी नहीं बढ़ रही थी। भले ही जिस रेट से महंगाई बढ़ रही थी, उस रेट से सैलरी नहीं, पुअर और रिच का गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और ड्रॉट आ जाए या फिर हेल फ्रॉम आ जाए, ऐसे कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर, ह्यूमन डिज़ास्टर से कुछ भी कम थोड़ा ग्रेन का लॉस हो जाए तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाती थी, बचा ही नहीं होता था, और इतना बुरा हालत हो जाता था। और ड्रॉट वगैरह मतलब कुछ भी आ जाए तो बस ये लोग ख़त्म। प्राइस तो बढ़ रहे थे चीज़ों के, लेकिन सैलरी लोगों की, ये सब वेजेस, ये सब कुछ नहीं बढ़ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और अब ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है हमारी, यानी कि आपका ये ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड टू प्रिविलेजेस, ये वाला एरिया। तो इसमें पीजेंट हो गए, रिच पीजेंट्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए जो बाहर से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जो मिडिल क्लास पीपल थे पास्ट में। मतलब ये मिडिल क्लास के पीपल है, वो पास्ट में रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट किया कि टैक्स इतना क्यों लिया जाता है, सिक्योरिटी नहीं है, खाने की कमी है, ये सब आंदोलन करते थे, लेकिन दब जाते थे वो भी लास्ट। मतलब इन सब चीज़ों कैसे चला जाए और सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर पे कैसे आ जाए। जैसे थर्ड स्टेट में ये जो ज़िम्मा आ गया, मतलब किस तरीके से आंदोलन बढ़ाने का दिमाग, प्रॉस्पेरस टाइप का एजुकेशन, यानी कि जो नई शिक्षा आई थी, जिनको नए आइडियाज़ थे, जिनके पास शिक्षा थी, उनके पास आइडियाज़ से उन्होंने आगे बढ़ाने का ज़िम्मा ले लिया। अब 18th सेंचुरी में काफ़ी सारे सोशल ग्रुप का इमरजेंस हुआ, यानी मेनली मिडिल क्लास जो सोशल ग्रुप थे, पैसे कमा रहे थे, किस तरीके से ओवरसीज ट्रेड करते थे। ओह ये मजाक, सिल्क टेक्सटाइल हो गई, वुलन टेक्सटाइल हो गई, वो अलग अलग जगहों से लाते थे और यहाँ बेचते थे, यहाँ से जाते वहाँ बेचते थे, ऐसे, ठीक है। मर्चेंट जो मैन्युफैक्चर थे थर्ड एस्टेट के थे, मतलब मर्चेंट सब कुछ ये करते थे, ये सब लोग मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सब मिडिल क्लास पढ़े लिखे थे और मिडिल क्लास के थे। और ये लोग बिलीव करते हैं कि सोसाइटी जो है ना, वो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होना चाहिए किसी के पास, मतलब जाति वगैरह किसी चीज़ के आधार पर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिले, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कितनी काबिलियत है उसके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि
किस घर में क्या हुआ है, कहाँ क्या जाती है, उससे उसके बेसिस पे उसे कोई ओहदा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके उसकी जितनी काबिलियत है उसको उस हिसाब से अपनी पोजीशन मिलनी चाहिए, है ना। तो अपॉर्चुनिटी जो आई, अलग अलग फ़िलासफ़र्स आए, और फ़िलासफ़र्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। आगे बढ़ेंगे उसमें जैसे लॉक, जॉन लॉक, है ना, रूसो, और इन्होंने मतलब लॉक और रूसो ऐसा नाम याद कर सकते हैं। और द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो ये लॉक ने लिखी है, इसमें था डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, यानी कि इसका मतलब होता है इस बुक में मतलब इन्होंने बताया था कि सोसाइटी में जो डिवीज़न है, और किंग का बेटा किंग बनेगा, मोनार्क के पास जितनी चाहे वो उतनी पावर ले सकता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? लॉक ने कहा ये। और 2 प्रिसाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि मतलब 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब आपको उन बुक के नाम वगैरह याद रखने पड़ेंगे, किसने लिखी है और इसमें क्या मेन थॉट था। ठीक है, तो उसके बाद रूसो ने लिखी थी, एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या था? एक गवर्नमेंट की सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, सॉरी, द स्पिरिट ऑफ लिखी थी मॉन्टेस्क्यू, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गई, सॉरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, ये आइडिया कौन लेके आया था? रूसो लेके आया था। ये कोई पूछा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मतलब हम वोट देते हैं और वो 5 साल रूल करता है, उसके बाद फिर हम वोट देते हैं, फिर कोई 5 साल रूल करे, ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो किसने लिखा था? ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो। ठीक है, तो ये आइडिया तो सारे फ्रांस में निकले, लेकिन ये सबसे पहले लागू हुए यूएसए में। ठीक है, तो जो 13 कॉलोनीज थी वो जब डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, तब ये यूएसए में लागू किए गए थे। भले ही फ्रांस में आइडियाज़ उत्पन्न हुए थे, जगह थे, पर सबसे पहले ये यूएसए में लागू किए गए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ था फिलोसफर्स के आइडियाज़ का। ठीक है, तो इससे ये बूस्ट माना जाता है, आज के जो हिस्टोरियंस हैं इसको बूस्ट मानते हैं चेन ऑफ इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, हाँ, तो अब जो बाकी के लोग थे वो सब अब इन चीज़ों को मतलब ये आइडियाज़ वगैरह को सब डिस्कस करने लगे, जैसे सैलॉन्स में, कॉफ़ी हाउसेस में बीच बीच में रुक के। और इन न्यूज़ को कैसे समझाया जाता था, मतलब जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उन नुक्कड़ों पे चाहे दुकानों वगैरह पर जोर जोर से न्यूज़ पढ़ी जाती, ताकि जो भी आता जाता है वो सुन सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, बाय।